जय हिंद बच्चों आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ का अध्ययन करेंगे। लेकिन बच्चों आज की कक्षा में मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आई हूँ। ये है एक घड़ी जिसको पहनकर हो जाती हैं मुश्किलें हल बड़ी से बड़ी। अगला प्रोडक्ट भी है, यह है एक परफ्यूम जिसकी खुशबू से आपका और आपके आसपास के लोगों का हृदय जाएगा झूम। और ये है एक खुशबूदार साबुन जिससे तरोताज़ा और प्रसन्न रहेगा आपका तन मन। रुकिए बच्चों, अंत में ये एक तेल भी है, गुणों से भरपूर, आपके बालों को करेगा चमकदार, लंबा, शाइन से परिपूर्ण। बच्चों आप सोच रहे होंगे ये मैम क्या पढ़ा रही हैं, कुछ पढ़ा रही हैं या सामान बेच रही हैं? नहीं बच्चों, मैं कोई सामान नहीं बेच रही हूँ, ना ही उसका विज्ञापन कर रही हूँ। पर क्या करूँ, आज का अध्याय ही कुछ ऐसा है कि मुझे इन सब के बारे में आपको पढ़ाना पड़ रहा है। हाँ बच्चों, आज के अध्याय में लेखक हमें बता रहे हैं कि कैसे हम विज्ञापन देखकर उसकी चकाचौंध और माया जाल में फंसते जा रहे हैं और वस्तुओं को बिना उनकी गुणवत्ता जाने उन्हें खरीद रहे हैं। बच्चों इसी विषय पर आज का पाठ आधारित है, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो बच्चों आज हम पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। यह निबंध विधा है जिसके लेखक श्यामाचरण दुबे हैं। बच्चों आज की कक्षा में हम लेखक परिचय, निबंध विधा, पाठ का भाव सारांश, भाषा अध्ययन, पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक परिचय इस प्रकार है। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा उनके संस्थानों में प्रमुख पद पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृत्त समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। बच्चों लेखक परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको लेखक की जीवनी याद करने में सहायता करेंगे। ये प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ? दूसरा, श्यामाचरण दुबे ने किस विषय में पीएचडी की? तीसरा, उपभोक्ता की संस्कृति कौन सी विधा है? चौथा, श्यामाचरण दुबे की 5 रचनाओं के नाम लिखिए। और 5वां, उनका देहांत कब हुआ? बच्चों जो जीवन परिचय पढ़ाया है उसमें से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर आप जीवन परिचय को ध्यान से सुने, पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तरों को स्वयं करें। निबंध विधा पर प्रकाश डालते हैं। उपभोक्ता की संस्कृति अध्याय निबंध विधा है। निबंध विधा क्या होती है ये समझते हैं। निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। निबंध धन बंध, जिसका अर्थ अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित पूर्ण रचना से है।
निबंध अपने आधुनिक रूप में ऐसे शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी में इसका अर्थ प्रयत्न, प्रयोग अथवा परीक्षण होता है। अभिप्राय यह है कि किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहा जाता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। निबंध गद्य की सर्वोत्तम विधा है। गद्य कविना निष्कम बंदति। संस्कृत की इस प्रसिद्ध उक्ति का विस्तार कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्यकार की रचनात्मक क्षमता एवं प्रतिभा की पहचान निबंध रचना से ही संभव है। निबंध का अभिप्राय है किसी वस्तु को सम्यक रूप से बांधना, अर्थात निबंध वह रचना है जिसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित तर्क संगत विचार परस्पर गुथे हुए हों। निबंध का उद्भव और विकास। निबंध भी गद्य साहित्य की विविध विधाओं की भांति आधुनिक युग की ही देन है, जिसमें भारतेंदु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके विकास क्रम को 4 सोपानों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड वस्तुओं को लॉजिकल तरीके से समझाने का गुण श्यामाचरण दुबे जी में कूट कूट कर भरा है। अतः यह उनकी विशेषता है कि वह अपनी बात बहुत सहज और सलीके से सरल ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। बच्चों, लेखक ने आज के दौर के चकाचौंध व दिखावटी मानसिकता को दिखाया है। जितनी तेजी से हमारी जीवन शैली बदल रही है, उतनी ही तेजी से हमारी मानसिकता भी बदल रही है। लेखक कहते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए दुनिया भर की वस्तुएं हमें दिखाई जाती हैं और हम इन वस्तुओं को देखकर उनकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। वे हमें कई प्रलोभन दिखाते हैं और हम इस उत्पादन की दुनिया के माया जाल में फंसते चले जाते हैं। वे कहते हैं कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश करने में निरंतर लगी रहती हैं। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं, जैसे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए, टूथपेस्ट। कुछ कहते हैं यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, तो कुछ कहते हैं मुंह की दुर्गंध हटाता है, तो कुछ विज्ञापनों में मसूड़ों की मजबूत होने का दावा करते हैं और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है तो कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, तो कोई नमक का मिश्रण है। आप चाहे जो चुन लीजिए। अब यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। मार्केट में कई विभिन्न प्रकार के ब्रश भी उपलब्ध हैं। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। ये सिलसिला यही नहीं थमा। पेस्ट, ब्रश के बाद मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए आजकल बाजार में माउथ वॉश भी उपलब्ध हैं। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। आगे लेखक कहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह में नए नए उत्पादन जुड़ जाते हैं।
ना जाने कैसे कैसे प्रलोभन दिखाए जाते हैं। अब साबुन को ही ले लीजिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तो तीसरा जन्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, आपका मनपसंद साबुन। इसे आप इस्तेमाल करिए और सिने स्टार जैसे सुंदर बन जाइए। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल ही देख लीजिए, 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौर में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, पर अब लेखक कहते हैं कि अब वे भी आफ्टर शेव और कॉलिंग जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें जुड़ गई हैं। छोड़िए इन सब सामग्री को, छोड़िए। वे कहते हैं चलिए परिधान की दुनिया में चलते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष आपने अगर पहन लिए तो यह शर्म की बात है। एक छोटी सी शॉप में अगर आप अपना सूट सिलवा लेते हैं तो वह आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, लेकिन आपको लोगों को बताना है, इसलिए आप जो सूट 250-300 में सिल सकता था उसको आप किसी बुटीक में 4-5 हजार में सिलवाते हैं। आखिर यह प्रतिष्ठा का सवाल है। घर में अलमारियां कवर्ड कपड़ों से भरी हुई हैं, पर किसी एक पार्टी में एक जोड़ी कपड़ा पहनने के बाद हम उसे दोबारा इस्तेमाल करने में हिचकिचाते हैं और सोचते हैं अब हम क्या पहने। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। लेखक अब घड़ी की बात करते हैं। वे कहते हैं पहले के ज़माने में घड़ी जो होती थी सिर्फ समय दिखाने के काम आती थी, इसलिए 400-500 में हमारा काम हो जाता था। लेकिन आजकल घड़ी भी प्रतिष्ठा का सूचक बन गई है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए वे कहते हैं संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक से नहीं चला सकते तो ना सही, पर उसकी आवश्यकता आपको लग रही है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, पर आजकल महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, विवाह के लिए 5 सितारा होटल, बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। शीघ्र ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। वे आगे बताते हुए कहते हैं भारत में तो चलो यहाँ तक ही है, ठीक है, लेकिन अमेरिका और यूरोप का भी एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं वहाँ के देशों में तो मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का भी प्रबंध कर सकते हैं एक अच्छी कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। आखिर दिखावा और हैसियत का युग है। सामर्थ्य हो ना हो, हमें आडंबर तो करना ही है। हमें आज अमेरिका में हो सकता है, कल भारत में भी आ सकता है। लेखक कहते हैं प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में कहें तो यही है राइट चॉइस बेबी, अर्थात आपकी सामर्थ्य हो या ना हो,
आपको भी वह प्रोडक्ट लेना है जो आपके पसंदीदा कलाकार, अभिनेता या आपके किसी दोस्त ने लिया है। अब विषय गंभीर पक्ष की ओर चलते हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? आज भारत में पश्चिमी संस्कृति का विकास बढ़ चढ़कर हो रहा है। ये आधुनिकता, ये दिखावा हमारे भारत का नहीं है। हम तो साधारण वेशभूषा में रहने वाले, अपनी मिट्टी और संस्कृति परंपराओं से जुड़े रहने वाले लोग हैं। पर क्या करें, हैसियत दिखाना भी तो हम आवश्यक समझने लगे हैं और शायद इसीलिए इन आडंबरों में फंसते चले जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि सावंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे होंगे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, हमारी परंपराओं का उन्मूलन और आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच यह है कि बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए पश्चिमी के सांस्कृतिक उपनिवेश हम बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की इस अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। छद्म आधुनिकता का मतलब है, छद्म मतलब बनावटी। संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वे कहते हैं हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है। वे सोचते हैं अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। क्या जीवन की गुणवत्ता आलू चिप्स, शीतल पेय और पिज्जा बर्गर खाने में है? नहीं। वे कहते हैं भले ही ये अंतरराष्ट्रीय हो, पिज्जा बर्गर कितने भी आधुनिक क्यों ना हो, वे कूड़ा खाद हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहे हैं। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मापदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति की अंधता बढ़ रही है। हमारा स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, वे समझ नहीं पा रहे हैं। वे कहते हैं गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। ये सामाजिक पतन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आज हम उत्पादन सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत कायम करने के लिए खरीदते हैं। तो बच्चों, हमें इससे बचना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे कि उत्पादन हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए है, दिखावे और हैसियत के लिए नहीं। आप खुद इस दलदल से बचिए और दूसरों को भी सचेत कीजिए। ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।